अस्सलाम वालेकुम। आज जो नावल मैं पढ़ने जा रही हूँ वो है कहीं जुगनुओं की कतार में। इसको लिखा है, इसकी राइटर है फाखरा जबी। आइए नावल स्टार्ट करते हैं। कहीं जुगनुओं की कतार में हो गंदला तोड़ दिए मुटियारे, हो नहीं जान दी, हो तू नहीं जान दी। बड़ी मुश्किल मिजाज है ये मुटियार, इसलिए 1 घंटे से मुसलसल गंदला तोड़ रही है। वो अपने अपने दुपट्टे के गिर्द क्रोशे से बेल बनाती नाज़नीन ने ज़रा की ज़रा नज़रें उठाकर सबील हसन को देखा, जो बेड पर स्टिक लगाती है। कितनी देर से इन जुमलों की गर्दान किए जा रहा था। हो गन्ना तोड़ दिए मुटियारे, हो नहीं जान दी, हो तू नहीं जान दी, हो तू नहीं जान दी, हो तू नहीं। हाय! ऐसी अलमनाक हाय पर आकर तान टूटी थी कि नाज़नीन के हाथ से क्रोशिया और मीना आपी के हाथ से गुड्डू फिसलते फिसलते बचा था। महरीन अपने मास्कदार चेहरे के साथ बेडरूम की खिड़की से बाहर को मुंडाई थी। शहजादी सनावर रेकिंग पर आधी से ज़्यादा नीचे लटक गई थी हकीकत मालूम करने को, और आके पिछले बाग से इस हाय का पस मंजर मालूम करने को भागा चला रहा था। उफ अम्मी हुजूर, ये क्या जुल्म कर डाला आपने। सभी ने तमाशबीनों को पूरी तरह लुत्फानंदोज होते देखकर कमर सहलाने का इरादा मकूफ करते हुए नहायत दर्दनाक आवाज़ में अम्मी से शिकवा कर डाला। बिल्कुल ठीक किया अम्मी ने। कोई एक आदमी गा रहा हो तो इंसान बर्दाश्त भी कर ले, मगर सभी तुम तो पूरे मोहल्ले को साथ देकर गाते हो, और वो भी इतना बेसुरा कि अतराफ में बसने वाले गधे को और कौवे अपनी समातों से महरूम हो जाने की दुआ करते हैं। महरीन की इससे कभी नहीं बनी थी। इतना तो मुझे मालूम है कि तुम समातों से महरूमी की दुआ मांगती हो, मगर ये इल्म नहीं कि तुम्हारा शुमार अव्वल जिक्र में होता है या मौखर जिक्र में। लेकिन इस बात पर भी बहस बाद में होगी। फ़िलहाल तुम अपनी शक्ल गुम करो। कसम से हज़ारों साल पुरानी मम्मी लग रही हो इस वक्त। वो महरीन पर चोट करने के बाद दोबारा अम्मी की तरफ पलटा। बताइए मिज़ूर, आखिर किस जन्म का बदला लिया है आपने हमसे? क्या आपको हम पे ज़रा सा भी तरस नहीं आया? अगर ऐसा बारी हाथ हाथी को भी पड़ जाता तो भी वो भी लुटता हुआ कुसों दो जागता। कसम ले लीजिए, अभी तक सनसनाहटें हो रही हैं पूरे जिस्म में। आखिर हमने ऐसा क्या कसूर कर दिया था? बताइए अम्मी हुजूर, बताइए, वरना हम अपनी जान दे देंगे। सभी पूरी कुव्वत से उनके दोनों हाथ पकड़े कह रहा था। वो बादा इस दौरान वो दोबारा उसकी कमर का मिजाज ना पूछ रहे। मगर कसूर अम्मी हुजूर का भी कहाँ था? कोई 5वीं मरतबा उन्होंने मीना से बात करने के लिए मुंह खोला था, और 5वीं मरतबा ही इस कम इल्म मटियार ने उनका मुंह बंद करवाया था। मुंह बंद होते ही अगर उनके हाथ खुल गए तो इसमें तअज्जुब क्या था। 1000 दफ़ा कहा है कि बड़े आपस में बात करें हो तो तमीज़ से बैठा करो, मगर मजाल है जो तुम पे किसी बात का ज़रा सा भी असर हो। कहने को तो नवाब ख़ानदान से तल्लुक़ रखते हो, मगर हरकतें गिसारों जैसी हैं तुम्हारी। अम्मी का नवाबी खून जोश मार रहा था। मेरा ख्याल है कि सारों की जगह मरासियों का लफ्ज़ मुनासिब रहेगा। राखी ने बड़े अदब से तस्हीह की थी। जो अबन सभी का बैट उसके तख्ते पर आ पड़ा। शर्म नहीं आती तुम्हें मालकों की शान में गुस्ताखी करते हुए? उफ, मेरी मजाल कहाँ कि मैं आपकी शान में गुस्ताखी करूँ। वो टखना सहलाते हुए मिन मनाया। बैट टखने पर लगा है, मगर चोट गालबन दिमाग पर आई है। सभी बड़बड़ाते हुए सीधा हो गया था। मिसिस फुरकान ने डीप फ्रीज़र खरीद लिया है। मिसेस फुरकान ने तो डीप फ्रीज़र खरीद लिया है। मीना आपी अम्मी को बता रही थी। क्यों, कोई ख़ास वजह? सभी को मीना आपी के लहजे ने चुका दिया था। हाँ भाई, ईद जो आ रही है, तो क्या बकरा ईद पर वो डीप फ्रीज़र की कुर्बानी करेंगी? सभी की हैरत बजा थी। जी नहीं, डीप फ्रीज़र में बैठकर ईद मनाएंगी, राखी ने वजाहत की। मगर अम्मी की शोलाबार नज़रों ने दोनों को यकदम खामोश करवा दिया था। और हाँ अम्मी, मिसेस फुरकान इस दफ़ा 2 कुर्बानियाँ करनी हैं। मीना आपी ने अम्मी को नई इत्तला दी थी। एक तो मिस्टर फुरकान की और दूसरी। सभी का लहजा सवालिया और अंदाज शरारती था। राखी, सब्र का पैमाना बरेज होते ही अम्मी ने राखी को पुकारा था। उठाओ इसे यहाँ से। उन्होंने सभी की तरफ इस अंदाज से इशारा किया गोया कचरा उठाने को कह रही हूँ। मगर अम्मी हुजूर, सभी एकदम गड़बड़ा गया था। मगर अब अगले ही लम्हे राखी के बाजू उसे पूरी तरह अपने शिकंजे में ले चुके थे। अम्मी हुजूर, रहम कीजिए, रहम खुदारा रहम कीजिए। सभी बिलबिला रहा था, मगर राखी की इसकी इत्दाद करती टांगों और फलक शगाफ नारों से बेपरवाह होकर उसे अंदर ले गया था। हत्ता कि उसने सभी के दोनों हाथों को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया था, जिन्होंने उसके बालों को बुरी तरह जकड़ रखा था। मालूम नहीं इस खत का मतन क्या था कि जिसको पढ़ते ही अम्मी को इनके हर काम में कीड़े नजर आने लगे थे। देखो इस महरीन को, बिल्कुल ऊँटों की तरह चलती है। अम्मी ने मीना आपी को महरीन की तरफ मुतवज्जो किया था, जो अभी 2-2 सीढ़ियाँ फलांगती छत से नीचे आई थी। महरीन, ये कोई तरीका है चलने का? खबरदार, जो आज की बात मैंने तुम्हें यूँ कदकड़े लगाते देखा। लड़कियों की तरह सेज सेज कर चलना सीखो, यूँ जैसे पानी पे पाँव दबे हैं।
लेकिन अम्मी पानी पे पाँव डालने से तो फिसलने का खतरा होता है। महरीन की मासूमियत पर अम्मी जिल कर आएंगी, जबकि शनावर की शामत दोपहर के खाने पर आई थी। ये रोटी तुमने बनाई है? किनारे कहीं से कच्चे हैं तो कहीं से मोटे। आज से नावल ड्राबे सब बंद। पहले ढंग से खाना पकाना सीखो। हाँ, ये बादलों में कभी कभार तेल ही डाल लिया करो। कैसे उजड़े उजड़े लग रहे हैं। इनकी निगाह बात करते करते सुनावर के शोल्डर कट नरम बालों पर जा पड़ी तो झट से मौजू भी बदल गया। सबीर हसन के बाकायदा कान पकड़वाकर उसे हिदायत की गई कि आज के बाद अगर उसने कोई बेसुरा राग आपने की कोशिश की तो नताज की जिम्मेदारी खुद उसी पे होगी। नाज़रीन, हद होगी, अभी इस तरह हलक फाड़ कर हंसती हो कि पूरी गेंद तुम्हारे मुंह में समा सकती है। खबरदार, आज के बाद तुमने ये जन्नती किस्म का कहका सुना। खबरदार, जो आज के बाद मैंने तुम्हारा ये जन्नती किस्म का कहका सुना। और ये आज के बाद की वार्निंग कुछ ऐसी शिद्दत इख्तियार कर गई थी कि लड़कियां बेख्तियार चीख उठी थीं। आखिर क्या होने वाला है आज के बाद? और जवाबन मीना आपी ने बड़े इत्मीनान से उन्हें बताया था, चंद दिन बाद नवाब एहसान यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। इसलिए अम्मी की ख्वाहिश है कि आज के बाद हर फर्द हस्बे ज़रूरत अपनी हरकत और सुकनात पर गौर कर ले तो ताकि नवाब एहसान पर अच्छा इंप्रेशन पड़ सके। लेकिन नवाब एहसान हैं कौन, कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? सवालात की बुछाड़ ने मीना आपी को अच्छा खासा झुंझला दिया था। सो पहले गुड्डू को नाज़रीन की गोद में पटखा ठंडी छार चाय का कप मुँह से लगाकर गटागट चढ़ाया, जो राखी कई मिनट पहले ने देकर गया था। फिर महरीन और सनावर को बेड पे इधर उधर लुढ़काकर अपने लिए जगह बनाई और शुरू हो गई। नवाब हसन हमारे दादा जान की फुफ्फोजाद बहन के जेठानी के निवासी हैं। उनकी वालदा एक अरसे से खालस नवाबी ख़ानदान की तलाश में थी, जहां वो अपने लायक वक्त बेटे की शादी कर सकें। इत्तेफाक से एक तकरीब में उनकी मुलाकात दादा दान से हो गई और इत्तेफाक से उस वक्त दादा अपने फुल नवाबी लिबास और नवाबी मूड में थे। नतीजन नवाब हसन की वालदा ने खुद ही दिली ख्वाहिश का इजहार किया और अब वो नवाब एहसान बजा देखो यहाँ आ रहे हैं शहजादी सनावर को देखने के लिए। क्या? नाज़रीन और महरीन चला उठी, जबकि सनावर सुम्मुन बुकमुन की तफसीर बन गई थी। दादा ने उन्हें यहाँ आने की इजाज़त दी? हाँ तो और क्या भाई, वो 21वीं सदी के दादा हैं, इनका दिमाग ख़राब नहीं हो गया? सनावर के आवाज़ कुछ ही देर बाद ही काबू में आए। दादा का? जी नहीं, इस नवाब हसान का। नाज़रीन और महरीन के चेहरे पर फैली मुस्कुराहट सनावर को खामखा चराए दे रही थी। इसमें दिमाग ख़राब होने वाली कौन सी बात है? आजकल तो लड़के लड़कियां शादी से पहले एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बातचीत करती हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं और तब कहीं जाकर शादी का फैसला करते हैं। मीना आप पे बिनाई से कह रही थी, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ और दादा को भी नवाब हसन को इस मकसद के लिए यहाँ आने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी। सनावर का मूड बुरी तरह बिगड़ गया था। उफ भाई, वो तुम्हें अगवा करने नहीं आ रहे, एक नज़र देखेंगे और बस। और एक नज़र देखने के बाद उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? सनावर के खुशीले लहजे पर उन्होंने बानज़र गैर उसके सरापे को देखा। अव्वल तो ऐसा होगा नहीं, दूसरे ये कि रिजेक्ट करने का हक तुम्हें भी हासिल है। तुम्हें पसंद आए तो बेशक तुम इनकार कर देना। मीना आपी उसके तमाम इतराज़ात को रद्द करते हुए गुड्डू को गोद में लिए बाहर चली गई थी। भाई ये तो कोई बात ना हो। सनावर उनके पीछे बुड़बुड़ाते हुए जली बुनी बैठी थी। मदद तरफ नज़रों से नाज़रीन और महीन की तरफ देखा तो उनकी दबी दबी हंसी ने उसे मज़ीद रुहानसा कर दिया। बाहर में जाओ तुम लोग, इसे और कुछ नहीं सूझा जो तक में मुँह देकर लेट गई थी। नवाब हसन की सवारी बाद भारी काम में चंद रोज़ बाकी थे, लिहाजा तैयारियां भी इसी लिहाज से जारी थी। और जो कि नवाब दादा के ख़ानदान से तल्लुक़ रखते थे, सबसे ज़्यादा घबराए हुए भी वही थे। उनका बस नहीं चला था कि दुनिया जहाँ के नवाब भी इस घर में समेट लाएँ। और इस दौरान सभी के वाला या निकलौते साहबजादे नवाब फसीलुद्दीन को भी खूब बुरा भला कहा गया था, जो अपनी 4 अदर साहबजादे होने का साहबजादे को उनकी जिम्मेदारियां देकर खुद बसिलसिला रोजगार शारजा में मुकीम थी। चूँकि नवाब हसन का कुछ रोज़ क्या में भी मतवक्को था, इसलिए नेक्सी की मरम्मत करवाकर बकौल दादा थोड़ा बहुत इंतजाम कर दिया गया था। और जो ये थोड़ा बहुत इंतजाम सभी ने देखा तो मारे हैरत से उसकी आंखें फटने के करीब हो गई थी। कमरे के दरवाजे और खिड़कियों पर हुरैरी पर्दे सरसरा रहे थे। लकड़ी का कदीम तर्ज का जहाजी सा पलंग कमरे के दाएं दीवार के साथ लगा दिया गया था, जो गालबन दादी मरहुमा के जहेज का था। और मुनक्किश पहियों वाली कुर्सी, मेज़, ईरानी कालीन, गाव तकिए, दादा की ज़ाती बंदूक जो बड़ी शान के साथ सामने वाली दीवार पर आवेज़ां थी। इसके अलावा दादा की ज़ाती बक्से से निकले हुए चंद डेकोरेशन पीस थे, जिन्होंने कमरे की फ़िज़ा को मज़ीद नवाबी बना दिया था। अभी ये थोड़ा बहुत है। राखी ने सभी के कानों में सरगोशी की थी। मेरा ख्याल है थोड़ा काट कर बहुत रहने देते हैं। सभी ने जवाबी सरगोशी की थी, जो शामत अमाल दादा के कानों तक पहुँच गई। और फिर जो दादा बोलना शुरू हुए थे, उन दोनों को ना सिर्फ नवाब ख़ानदान की तार और रवायात के बारे में
एक तवील लेक्चर सुनना पड़ा, बल्कि इनकी इक़्तिदार की बतदरीज महरूमी पर दादा के साथ मिलकर रोना भी पड़ा। अब क्या बताएं तुम्हें, जब हम नवाब हसन को इनके देखने उनके घर गए थे तो यूँ लग रहा था जैसे रियासत में अभी भी उन्हीं की हुक्मरानी है। 20 मुलाजिम आ जा रहे थे, सर शाम ही दीवान खाने में चिराग जलाए जा रहे थे और खाना भी सीनी में लगाकर सरपोश से ढक कर पेश किया गया। ये सब तो एक तरफ, गुफ्तगू में ऐसा सलीका और अंदाज़े नशिस्त बर्खास्त में ऐसा रख रखाव कि वाह सुबहान अल्लाह। इन्हें देखकर इस पर बात पर बेख्तियार यकीन आने लगा कि दुनिया में अभी भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो ख़ानदानी रवायत से हटकर ज़िंदगी गुजारना गुनाह समझते हैं। और सच्ची बात तो यह है कि हमें तो शहज़ादी सनावर की किस्मत पर रश्क आता है, वरना आजकल ऐसे ख़ानदानी नवाब कहाँ। हाँ, अलबत्ता कागजी नवाब बहुत। और इस नवाब ख़ानदान से किस हद तक वो इस नवाब ख़ानदान से किस हद तक मुतासिर थे, उनका अंदाज़ा उन्हें उस वक्त हुआ जब दादा ने अपनी स्याह शेरवानी बॉक्स से निकाल कर ड्राई क्लीन करवाने को भेजी। ये और बात है कि ड्राई क्लीन करवाने के बाद जब उन्होंने शेरवानी पहनी और राखी को सामने के बटन बंद करने का हुक्म मिला तो हुक्म की तमीर में इसे दांतों पसीना आ गया। उफ भाई, इधर से थोड़ा जोर लगाओ। अच्छा चलो यूँ करते हैं, मैं अपना पेट सकेटता हूँ, तुम फ़ौरन बटन बंद करना। हाँ भाई, ये हुई ना बात। वो शेरवानी में पूरी तरह पैक हो जाने पर खासी मसरूर दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब इस दुनिया में वो अपने कमरे से बरामद हुए तो सभी ने उन्हें देखते ही एक टांग पर नाचना शुरू कर दिया। दादाजी की तोन देखो, जैसे तेल का मटका। कोई देखने में तो यूँ लगता है दफन है इसमें बकरा कोई। और उस बेतुके राग को सुनते ही दादा ने जहाँ इसे बेबाव की सुनाई थी वहाँ ये ऐलान भी फरमा दिया था कि इन्हें जैसा कि कान टूटा दादा जैसा कान टूटा लफ्ज़ हरगिज़ पसंद नहीं है, लिहाजा वो आसी ने दादा हजूर कहकर पुकारा जाए। अम्मी ने दादा हजूर की तैयारियों का ये आलम देखा तो झट से दादी मरहुमा का गरारा निकाल कर करफ लगने को दे छोड़ा। चांदी का पानदान जो उन्होंने अपनी सास की निशानी के तौर पर संभाल रखा था, इसे साफ करवा कर नया नुकोर करने के बाद तख्त के ऊपर और उगलदान तख्त के नीचे रख दिया। अरे नाज़रीन, ज़रा स्टोर रूम में ढूंढो तो सही, हो सकता है आफ्ताबाद चलती भी मिल जाए। उन्होंने बहुत उजलत में नाज़रीन को हदायत दी थी। हाँ, आफ्ताब भाई का स्टोर में क्या काम, अगर इन्हें मालूम हो जाए कि आप इनकी चहेती बीवी को चमची कह रही है तो वो कितना बुरा महसूस करेंगी। उफ, ये मेरी औलाद। वो सर पर हाथ मार कर रह गई। फिर आफ्ताब भाई चमची को भूल कर राखी को बाजार बेचकर छारिया जर्दा कत्था चूना इलायची मंगवाई ताकि पान का मसाला पूरा हो सके। इस काम से फ़राग बातें उन्होंने घर के अफराद पर तवज्जो देनी शुरू कर दी थी। महरीन जो घर में छोटे होने का फ़ायदा उठाते हमेशा जीन्स और कुर्ते में बूस होती थी, अब चूड़ीदार पजामे और घेरदार फ्रॉक के साथ कई गज का दुपट्टा संभालने की कोशिश में हल्कान हुए जा रही थी। मीना आपी उर्दू लुग़ात में लिए स्किल किस्म के अल्फाज रटने की कोशिश में थी ताकि नवाब हसन पर अच्छा इंप्रेशन पड़ सके। और बकौल नाज़रीन, सारा इंप्रेशन तो मीना आपी ने ही डाल देना है। राखी घुटनों पर से फटी जीन्स दादा ने बाजोर लाठी तुड़वाई थी और राखी इस अल्ट्रा मॉडर्न लिबास से होने पर खासा नजीदा भी हुआ था, मगर बाद में पजामा और कुर्ता पहने घर के तवील बरामद में रॉक एंड रोल रॉयल स्टाइल में घूमता नजर आता था। और बकौल सभी बांसुरी पर गिलाफ की अमली तफसीर बना हुआ था और खुद सभी नवाबों की हिस्ट्री जानने के लिए दादा की लाइब्रेरी में डेरा जमाए बैठा हुआ था। ले दे के एक शहजादी सनावर ही रह गई थी जो इसे ड्रामे का हिस्सा बनने पर कितना राजी ना हो रही थी, और बाकी सब ने यह सोचकर इसकी इस हाल पर छोड़ दिया था कि वक्त पर अम्मी हुजूर की बस एक ही गुरी काफ़ी होगी। कोई तीसरी बैल पर गेट खुला था और अंदर से एक सर बरामद हुआ, और जिस अंदाज से बरामद हुआ था लगता नहीं था कि इसके नीचे एक दर भी होगा। जी फरमाइए कि आवाज़ पर नवाब हसन ने पढ़कर देखा तो नजर सीधी सर पर सजे घोंसला नुमा बालों पर जा पड़ी थी, और नवाब हसन को यकीन था कि अगर वो इसके हौसले में हाथ डालेंगे तो ना सिर्फ चिड़िया फुर से उड़ जाएगी, बल्कि हो सकता है कि 2-4 अंडे भी हाथ आ गए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। उन्होंने बहुत आसगी से सलाम किया। रहमत नहीं तो पिछले साल अल्लाह को प्यारे हुए थे। अलबत्ता बरकत साहब का घर अगली गली में है।